Good morning, students. This is the subject of science class 8th. We will study in this first chapter about the crop production and management. बच्चों, इसमें हमें क्रॉप प्रोडक्शन और उसकी किस तरीके से क्रॉप को मैनेज किया जाता है इसके बारे में समझेंगे। और मैं समझता हूँ क्रॉप के बारे में तो सभी को आपको पता ही होगा। हम लोग सभी बिना क्रॉप के रह ही नहीं सकते। हम सभी जो है वो क्रॉप को किसी न किसी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम रोटी खाने के रूप में क्रॉप का इस्तेमाल करते हो, चाहे वेजिटेबल के रूप में क्रॉप का इस्तेमाल करते हो। इवन हमारे जो कपड़े भी बनते हैं वो भी क्रॉप से बनते हैं। और जो कई प्रकार की चीज़ें हैं जैसे कि हमारी चारपाई बनती है वो भी क्रॉप से ही बनती है। हमारे जीवन में क्रॉप का कितना बड़ा योगदान है ये इससे हम सभी लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। और अगर हम किसी भी चैप्टर को बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, इस चैप्टर को हमें प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा। और मैं आपको जस्ट विजिट कराता चलूँगा, आपके नेचर के साथ जोड़ता चलूँगा, क्योंकि जब नेचर के साथ आप मिलकर के इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट इस चैप्टर की शुरुआत की गई है वो देखिए, हर चैप्टर को थोड़ा सा अलग तरीके से जब लिया जाता है तो समझ में अच्छी तरीके से आता है। यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स को प्ले किया जा रहा है, पहेली है और बूझो है। ये पहेली है आपकी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बूझो है। तो यहाँ पर ये पहेली और बूझो को दोनों को इसलिए लिया गया है ताकि क्वेश्चन और आंसर साथ साथ चलते चले। चलिए हम शुरू करते हैं। पहेली और बूझो क्या करते हैं, जैसे कि अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, आप लोग भी, कई लोग मोस्टली बच्चे जो हैं गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव पे आप लोग रह रहे हैं। जो शहर के बच्चे हैं वो भी हो सकता है कुछ गांव पे चले गए हों, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे मोस्टली घर पे ही हैं। और तो अब जब आप गांव पे रह रहे हो तो आप समझते होंगे। वैसे तो ये जो बच्चे गांव के से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। चलिए हम फिर भी पहेली और बूझो दोनों जो लोग हैं वो गाँव गए हुए अपने चाचा के पास समर वेकेशन में, और उनके जो चाचा हैं वो क्या है, फार्मर है। तो वहाँ पर वो कुछ सामान देखते हैं जैसे कि खुरपी। मैं समझता हूँ खुरपी आप लोग समझते होंगे, जिससे नराई वगैरह की जाती है। सिकल हंसिया होता है, हंसिए से कटाई की जाती है। अब तो खैर सिकल की जगह पर दराती का इस्तेमाल होने लगा है, आप लोग बच्चों समझते होंगे। उसके बाद सावल होता है। सावल का मतलब होता है जैसे कि घरों में कई बार प्रयोग किया जाता है, बेलचा जिसे कहते हैं। प्लो मीन्स हल होता है, एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ें जब वो खेत में गया, कौन, बूझो, जब खेत में गया और बूझो और पहेली दोनों खेत में गए तो उन्होंने देखा ये सामान, और देख करके ये सब सामान देखा तो बूझो कहता है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। अब बूझो पूछता है अपने अंकल से कि चाचा जी मैं ये जानना चाहता हूँ ये सभी जो टूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपका सिकल हो गया, खुरपी हो गया, सावल हो गया, प्लो हो गया, और भी कई हैं, वो सारे इसमें दिखाए जाएंगे लगभग। तो इनका सबका प्रयोग कहाँ करते हैं। चलिए अब हम खेतों की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ उसके चाचा जो है वो कहते हैं यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। अभी यहाँ पर हमें क्या करना, अभी हम बात जैसे कि एक टीचर के रूप में आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, उन्हें सभी को किसकी ज़रूरत पड़ती है, उन सभी को फूड की ज़रूरत होती है। बिना फूड के कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकता है। और इस हम जानते हैं बच्चों अच्छी तरीके से, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। और पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते हैं, चलिए आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। अब चलो मैं फोटोसिंथेसिस की बात करता हूँ। फोटोसिंथेसिस जो है वही तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है बच्चों जो फूड बनाने का काम करती है। ये तो आपको समझ में, जिसे हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ये भोजन बनाने का प्रक्रिया पौधे खुद करते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड। वो अपने सिंथेसिस के जरिए से कैसे अपना भोजन तैयार करते हैं, आपको पता होगा। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। और जानवर और हम सभी लोग मीन्स ह्यूमन अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, जबकि आपने देखा होगा पेड़ पौधे धूप लेकर के अपना भोजन तैयार कर। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। अब हमें जानना ये है कि एनिमल्स भोजन कहाँ से पाते हैं। चलिए ये भी जान लेते हैं।
लेकिन उससे पहले हमें क्या क्या जानना पड़ेगा कि हमें भोजन की ज़रूरत क्या होती है। भाई ये कौन कौन कहाँ से भोजन प्राप्त करता है ये तो बाद की बात है, लेकिन हमें इससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि भोजन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम भोजन का आखिरकार करते क्या हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना बच्चों। तो चलिए हम सीखते हैं ये क्यों ज़रूरी है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। हमारे शरीर में एनर्जी जो आती है, ऐसे देखिए आपको भूख लग रही होती है, आपको थकान लगती है नहीं, तो उसी तरीके से एनर्जी किससे आती है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं, सभी को अपने शारीरिक फंक्शन को मेंटेन करने के लिए फूड की आवश्यकता पड़ती है। और जब फूड हमारे शरीर में जाता है तो उसे डाइजेशन हमारा शरीर करता है, और उसी से जब हमारे शरीर में ताकत मिलती तो रेस्पिरेशन तो ऑलरेडी चल ही रहा होता है, श्वसन क्रिया, और उसी से क्या होता है, मलमूत्र। जब ये इसमें से हम न्यूट्रिएंट्स भोजन में से हमारा शरीर निकाल लेता है, और न्यूट्रिएंट्स निकालने के बाद जो मलबा होता है वो मलमूत्र के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों, वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमें अपना भोजन कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, हमें अपना भोजन प्लांट से प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल्स से भी प्राप्त होता है। अब जो बच्चे एनिमल्स, जैसे एनिमल्स की बात आई, तो बच्चों एनिमल्स से जो भोजन प्राप्त होता है वो सभी नहीं एनिमल्स खाते, इसलिए सभी लोग ये सोचो हम एनिमल्स से कैसे, चलिए ठीक है, फिर भी हम एनिमल्स के बिना तो बहुत से लोग जीवित नहीं रह सकते। जैसे आप दूध पीते हो, आप दही खाते हो, आप दूध उसके साथ साथ घी अपने सब्जी में डाल करके खाते हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो ना। तो जब इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, चलो आप डायरेक्टली जानवर को नहीं खाते, लेकिन जानवर का कुछ हिस्सा जो कि दूध के रूप में आपको मिलता है वो खाते हो। तो ऑलरेडी हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हैं, जिनसे हमें अपना भोजन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बूझो, फिर से एक उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। हमारे देश में, चलिए ठीक, हमें पता लग गया कि भोजन जो है वो हम सभी को भोजन की ज़रूरत है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जनसंख्या हमारे देश में, पूरे विश्व में है, ये पेड़ पौधे हमें सबको कैसे भोजन दे पाते होंगे। तो यहाँ पर पहली कहती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, फूड तो बहुत बड़ी मात्रा में पैदा किया जाता है। चलिए कहाँ कहाँ से पैदा किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रोवाइड कराने के लिए हमें इसका मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को भोजन दिलाने के लिए हमें भोजन को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, उसे कई इकाइयों में बांटना पड़ेगा, और उसे कई बार प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, तभी जा करके तो हम इन सब की भोजन की पूर्ति कर पाएंगे। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब हम खेती की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों आज से नहीं, 10,000 VC पीपल वर नोमैडिक। आज से 10,000 ईयर्स बैक चले जाओ, वापस चले जाओ आप। उस समय के जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब होता है घूम घूम करके अपना जीवन यापन करने वाले, घुमक्कड़ जैसे कहते हैं, ठीक है ना। तो उस समय के लोग जो थे वो घूम घूम करके अपना जीवन यापन करते थे, और वो जीवन यापन घूम घूम के क्यों करते थे, क्योंकि उस समय क्या होता था कि कोई रेगुलर क्रॉप पैदा नहीं करते थे। अच्छा, जैसे आज की डेट में क्या है बच्चों, रेगुलर क्रॉप पैदा करते हैं हम लोग। रेगुलर क्रॉप क्या होता है, जैसे कि किसी खेत में गेहूँ होगा, किसी खेत में मटर होगी, किसी खेत में चना होगा, ये रबी क्रॉप हो गया। उस समय क्या होता था, हम कोई फसल करते नहीं थे, तो कहाँ पर क्या खाने को मिलेगा ये कोई पता नहीं होता था। उस समय जंगलों के ऊपर हम सभी लोग जो थे वो जंगलों के ऊपर डिपेंड थे। जिस प्रकार से एनिमल्स जंगलों के ऊपर डिपेंड थे, उसी प्रकार से ह्यूमन भी जंगलों के ऊपर डिपेंड था। मीन्स हम सभी लोग भी उस समय ह्यूमन के रूप में जानवर थे, क्योंकि हम इन चीज़ों को अपना खुद प्रोड्यूस नहीं करते थे। तो 10,000 ईयर हम वापस जाते हैं तो हमें ये सब देखने को मिलेगा कि उस समय हमारा जीवन जो था वो जंगलों के ऊपर डिपेंड था, लेकिन आज की तरह नहीं था कि आज हम
गेहूँ पैदा करते हैं और मक्का पैदा करते हैं, बाजरा पैदा करते हैं। ये विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा करते हैं जो हमारे प्रयोग में आती हैं। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. अच्छा, फसल किसे कहते हैं बच्चों? फसल उसे कहते हैं जो मैं अभी बता चुका। फसल उसे कहते हैं जब एक प्रकार का कोई भी पौधा, प्लांट कहीं उगाया जाता, उसी प्रकार के सारे के ढेर सारे जब प्लांट उस खेत में उगाए जाते हैं तो वो हमारी क्रॉप कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि व्हीट हो गया आपका। व्हीट के जो लैंड होता है, जो आपका खेत होता है, उसमें हम सिर्फ व्हीट ही उगाते हैं। और जब व्हीट ही लगातार उगाते हैं, अभी आपने गेहूँ, जैसे गांव में गेहूँ की कटाई हुई है बच्चों, आपको पता होगा, तो उसमें व्हीट होता है, दूसरे खेत में किसी में बारले होता है, किसी में आपका ग्राम होता है, किसी में पीज होता है। इस तरीके से सभी अलग अलग होता है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स। अब हमारी फसलें कई प्रकार की होती है, जैसे कि सीरियल्स हो गए, मीन्स अनाज हो गए। अनाज का सबसे ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां हो गई, और तीसरा क्या होगा? फ्रूट्स मीन्स फल हो गए। तो हम दालें यूज़ करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के, जैसे गेहूँ है, बाजरा है, मटर है, चना, ये और दालें वगैरह ढेर सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सीरियल्स में आते हैं वेजिटेबल्स के रूप में। जैसे कि हम लौकी है, तोरई है, भिंडी है, एट्सेट्रा, ये सब्जियां यूज़ करते हैं। फलों में आपका सेब है, अमरूद है, वेल है, एट्सेट्रा, बहुत, बनाना है, एट्सेट्रा, और ग्रेप्स वगैरह, ये सभी क्या है? ये फ्रूट्स वगैरह। ये तो सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हमने फसल को कितने भागों में बांटा है? सीरियल्स के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में और फ्रूट्स के रूप में। इन तीनों चीज़ों को हम लोग खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन ऑन विच दे ग्रो। अब ये क्या होता है कि सीजन के साथ पर क्लासिफाइड करते हैं, कौन सी फसल कहाँ पर उत्पादित की जाती है, इसे हमें समझना है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, सभी को पता है भारत एक बहुत विशाल देश है, और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन भी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से। जैसे कि हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग प्लेन एरिया में रह रहे हैं, यहाँ पर हमें वर्षा भी मिलती है देखने को, सर्दी भी मिलती है, गर्मी भी देखने को मिलती है। साउथ में चले जाए तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ गर्मी ही पड़ती है। तो इस प्रकार से हमारे कंट्री में कई प्रकार की फसलें इसलिए अच्छी तरीके से उपजाई जा सकती हैं क्योंकि हमारे यहाँ कई प्रकार का क्लाइमेट है। इस वजह से वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग, क्योंकि हर जगह का अलग अलग तापमान होता है, हर जगह की अलग अलग वर्षा ऋतु है, हर जगह का अलग अलग मौसम रहता है। तो मौसम के हिसाब से वहाँ पर विभिन्न विभिन्न फसलें हमेशा उगती रहती हैं। इसके साथ साथ डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर। और मुख्य रूप से वैसे तो क्रॉप के 3 पैटर्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 2 पैटर्न दिए हुए हैं। कौन सा? खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। बच्चों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी रबी क्रॉप्स होती हैं। रबी क्रॉप्स क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट और हमारे जीवन के लिए, जो चाहे इकोनॉमी के रूप में ले लो या फिर भोजन के रूप में ले लो, सबसे ज़्यादा हमें रबी क्रॉप देती है। इसलिए अब चूँकि हम लोग जिस जगह पर रह रहे हैं यहाँ पर रबी क्रॉप ज़्यादा पोटेंशियल मानी जाती है। कई जगह ऐसी है जहाँ पर खरीफ क्रॉप्स को ज़्यादा पोटेंशियल माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट किसकी कहाँ पर है, ये मैं समझता हूँ कि दोनों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दोनों के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं। जैसे कि सबसे हम पहले खरीफ क्रॉप्स की बात करते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। जैसे कि अब क्या हो रहा है, अभी जो वर्षा ऋतु आएगी तो वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल बोई जाएगी, ठीक है ना। अब जो वर्षा ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल बोई जाएगी। और जो बच्चों अभी आप पूछ सकते हैं सर इस समय जो फसल कौन सी है, इस समय जायद की फसल हमारे खेतों में जो खड़ी हुई है, क्योंकि रबी क्रॉप को हमने हार्वेस्टिंग कर लिया है। और अब हमारे पास जो है अभी खेतों में अगर कोई फसल खड़ी है बच्चों, तो हमारी खरीफ की नहीं है, रबी की नहीं है, वो जायद की क्रॉप है। और जायद की क्रॉप के बाद खरीफ की क्रॉप आएगी। चलो मैं वो भी इसमें नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसकी जो आपकी खरीफ की क्रॉप है वो जून से सितंबर तक, इसका जो समय होता है, जैसे कि अभी मई चल रहा है, अभी नहीं है, ये जून से बोई जाएगी, सितंबर तक इसका कटिंग हो जाएगा, मीन्स हार्वेस्टिंग हो जाएगा। इसमें आपका पैडी है, मेज है, सोयाबीन है। अब मेज़ की अगर बात करें तो मेज़ तो खरीफ में भी है, मेज़ तो आपकी जायद में भी है, और अब छोड़िएगा मेज़ तो आप रबी में भी करने लगे हैं भाई। सोयाबीन हुआ बच्चों आपका, ग्राउंड नट है, कॉटन एट्सेट्रा, ये खरीफ की क्रॉप्स होती हैं।
आगे बढ़ते हैं रबी क्रॉप में। रबी क्रॉप की शुरुआत आपकी कब से होती है? मोस्टली अक्टूबर से इसकी बुवाई की शुरुआत हो जाती है और मार्च और अप्रैल तक इसकी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और इसमें कौन कौन सी, जैसे कि आपका वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, इसी तरीके से ये क्या है, ये जो फसलें हैं ये आपकी रबी क्रॉप्स में आती हैं, ठीक है ना। बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। और इसके अलावा कई ऐसी फसलें जो पल्सेस मीन्स दालें हैं और सब्जियां हैं जो समर सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है ना। अभी जो हमारे तोरई और लौकी, जो भी भिंडी वगैरह हमारे खेतों में निकल के आ रही है, या जिसकी हम सब्जी खा रहे हैं, हमें कोई भी हॉकर बेचने आता है, ग्रीन ग्रोसर बेचने आता है, वो सब जायद की क्रॉप से आता है, ठीक है ना, जिससे रेनी सीजन की क्रॉप भी बिफोर रेनी सीजन की क्रॉप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। महत्वपूर्ण रूप से हमने कौन कौन सी क्रॉप्स को प्रोडक्शन किया हुआ है। व्हाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब जो है यहाँ पर बूझो पूछता है, ठीक है ना, बूझो क्या पूछता है कि जो पैडी है विंटर सीजन में क्यों नहीं उत्पादित होता है। अब पहली उसे बताएगी पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। वो कहती है कि पैडी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो नहीं उग सकता है और इसीलिए उसे रेनी सीजन में उगाया जाता है। इसने एक सीधा एक आंसर दे दिया। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे जो खेती होती है, खेती में फार्मर क्या करते हैं, कई प्रकार के एक्टिविटी करते हैं तब जाकर के खेती कर पाते हैं। कुछ समय पर किस प्रकार की एक्टिविटी करनी है और किस प्रकार के उसमें खेतों में कौन सी फसल उगानी है, सब किसान को पता होता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन हाउस। और ये चीज़ें आप भी पता कर सकते हो, जैसे कि जो गार्डनर होता है। अब ये चूँकि यहाँ पर जो चैप्टर दिया हुआ है, आप सभी लोग अलीगंज के और पास के जितने भी बच्चे वो समझते हैं कि फसल क्या चीज़ होती है। इवन कोई बच्चा मुंबई में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, कोलकाता में रह रहा है, चेन्नई में रह रहा है, एट्सेट्रा, ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ पर सिर्फ उसने कभी किसी फसल को देखा ही नहीं है, वो सिर्फ स्कूल देखा है। और उसने अब यहाँ पर गार्डनर का इसलिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है क्योंकि स्कूल में जाते तो वहाँ पर आपको गार्डनर मिल जाता, मीन्स वहाँ पर जो बगीचे की देखभाल करता है वो आपको मिल जाता है। और उसके वजह से वहाँ पर आपको कई प्रकार के गुलाब के पौधे मिल जाते हैं, कई अन्य पौधे भी मिल जाते हैं। तो माली को देख करके वहाँ से, इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया। बाकी गांव के बच्चों के लिए तो एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अपने घरों में भी, जैसे छोटा जो भी आपका घर होता है, बड़ा घर होता है, तो उस बड़े घर में कुछ बेस में, कुछ ऐसी ज़मीन पे, जैसे ज़्यादा बड़ा घर है तो ज़मीन पे आप विभिन्न प्रकार के पौधे उगा लेते हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या निकलता है। इसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर फूल वगैरह बहुत निकलते हैं, इसलिए इसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोला गया है। ये अपने घरों पे हम उगाते हैं तो हर सीज़न में उसमें फूल भी नहीं आते हैं। उसी से आप समझ सकते हैं कि हर सीज़न में वो सारी फसलें पैदा नहीं हो सकती हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसी को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं, इसी को हम खेती की प्रक्रिया कहते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। इसकी कौन कौन सी एक्टिविटी, जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले फसल बोने के लिए हमें मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले मिट्टी तैयार करनी है, उसके बाद उसमें हमें क्या करना है, सोइंग करना, मीन्स जो बीज है, दाना है, सीड्स है, उन्हें बोना है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद क्या करना है, मैन्योर मीन्स होता है खाद, घूरा वगैरह जो भी होता है उसे हमें लगाना पड़ता है, जिसे हम फर्टिलाइज भी कहते हैं। उसमें मैन्योर डालना है। फर्टिलाइजर्स, मैन्योर जिसे घूरा कहते हैं, ठीक है ना, और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, इरिगेशन सिंचाई करते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और उसके बाद फिर हम जो उसमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, कीट पतंगे होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनसे हमें बचाना पड़ता है। हार्वेस्टिंग, उसके बाद फसल की कटाई की जाती है। आफ्टर दैट हम घर में जा कर के स्टोर कर लेते हैं या फिर सीधा स्टोर करके बेच देते हैं अपने फसल को मार्केट में ले जा कर के। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या बताया इसमें,
हमें सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। मिट्टी को तैयार करने, किसी भी प्रकार की फसल को उगाने के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। अगर हम मिट्टी को तैयार नहीं करेंगे तो किसी प्रकार से उसमें फसल को नहीं उगा सकते। जो किसान के बच्चे वो जानते होंगे अच्छी तरीके से। इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क ये होता है कि जैसे जो मिट्टी हमारी होती है, वो मिट्टी जो हमारी एग्रीकल्चर के रूप में उस सॉइल को हम तब कन्वर्ट करते हैं जब उसे लूजन करते हैं। लूजन का मतलब होता है उसे भुरभुरी मिट्टी बना लेते हैं। भुरभुरी जब मिट्टी बन जाती है तो वो खेती योग्य हो जाती है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और इससे क्या होता है कि ज़मीन के गहराई तक हर प्रकार के बीज को हम, उसकी जो जड़ें हैं वो पेनिट्रेट मीन्स पौड़ पाती हैं, मीन्स बढ़ पाती हैं। ठीक है ना। तो जड़ें तभी अंदर गहराई तक जाएंगी जब जो मिट्टी होगी वो लूजन मीन्स भुरभुरी होगी। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजली एवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और जब गहराई में मिट्टी में वो जड़ें जाती हैं तो आसानी से सांस ले सकती हैं। जैसे हम सभी लोग सांस लेते हैं, हमारे अगर नाक पे, आपके नाक पे, मुंह पे अगर कुछ भी बिल्कुल टेप लगा दिया, मर जाओगे ना। तो उसी तरीके से अगर पेड़ पौधों की जड़ें जहाँ पर हैं वहाँ पर मिट्टी अगर हार्ड हो जाएगी, हार्श हो जाएगी, ठोस हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वहाँ पर फिर पौधा नहीं ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम उसे लगातार कैसी रखते हैं, उसे हम लूजन करते रहते हैं, पानी लगाते रहते हैं जिससे लूजन होती रहती है। और इसमें पेड़ पौधे अपनी, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डज लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। अब यहाँ पर क्या है कि सांस लेने के लिए आसानी से सांस ली जा सकती है, तो हम मिट्टी को लूजन क्यों करते हैं? तो लूजन इसलिए करते हैं क्योंकि जो पेड़ों की या पौधों की जो जड़ें होती हैं वो सांस ले सकें, इसलिए हम लूजन करते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, पेड़ पौधे की ग्रोथ हो सके, अर्थवॉर्म्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं मिट्टी में वो भी जीवित रह सकें, कि वही क्या करते हैं, मिट्टी को लूजन करते रहते हैं। माइक्रोब्स, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो भी मिट्टी को भुरभुरा करते रहते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों की, सूक्ष्म जीवों की, जीवाणुओं की मिट्टी में ज़रूरत होती है, और वो तभी रह पाएंगे जब मिट्टी हमारी लूजन होगी, मीन्स भुरभुरी होगी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया होगा आपको। और यही ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो फार्मर के फ्रेंड्स माने जाते हैं। कैसे फ्रेंड्स माने जाते हैं, चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। बच्चों आपने केंचुआ देखा होगा। केंचुआ का फार्मर का फ्रेंड इसलिए माना जाता है क्योंकि वो क्या करता है, वो मिट्टी खाता है और मिट्टी अपने एग्जॉर्शन के जरिए से मिट्टी को निकालता है। जो मिट्टी निकालता है वो आपकी वर्मी कंपोस्ट कहलाती है, वही आपकी खाद कहलाती है। वो इतनी मजबूत और इतनी उपजाऊ मिट्टी बन जाती है कि उसमें कोई भी फसल आप डाल देंगे बहुत अच्छी होती है। तो इसे तो देखा ही होगा ना आपने, केंचुआ तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो बरसात आ रही है देख लेना आप खेतों में। इससे क्या होता है कि जो हमारे खेतों में लूजन होती है, जो मिट्टी है वो लूजन बनी रहती है, ढीली बनी रहती है, भुरभुरी बनी रहती है, और इसमें ह्यूमस बना है, मीन्स आर्द्रता, नमी बनी है। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन। अच्छा, अब यहाँ पर मिट्टी को फिर एक क्वेश्चन किया गया, मिट्टी को लूजन टर्न कैसे किया जाता है, ये क्या तरीका है इसका, सॉइल इसी ज़रूरत क्या है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। आपको एक और यहाँ पर बताया जाता है कि आपको पता होगा कि मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीन्स जीवित जीव होते हैं इसमें। और जीव अगर नहीं पाए जाएंगे मिट्टी में तो मिट्टी वो उपजाऊ नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना। इन एडिशन, इसके अलावा डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड। और जो डेड प्लांट्स आपके होते हैं, डेड प्लांट्स का मतलब जो सूख जाते हैं, पेड़ पौधे, पत्तियां वगैरह, वो किसके रूप में इस्तेमाल कर ली जाती हैं, वो आपकी वो डिकम्पोज हो जाती, मीन्स सड़ जाती हैं। और वो जब सड़ने के बाद सॉइल के लिए ऑर्गेनिज्म तैयार कर देती, मीन्स मिट्टी में वो खनिज लवण पैदा कर देती हैं, जीव पैदा कर देती हैं, वो पेड़ पौधों के लिए लाभदायक हो जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स। इसके साथ साथ क्या होता है, कई डेड ऑर्गेनिजम्स उस मिट्टी में मिल जाते हैं, आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल, और वापस मिट्टी में चले जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। और जितने प्लांट्स उस ज़मीन पर होते हैं, मिट्टी में होते हैं, वो सभी इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसके रूप में, न्यूट्रिएंट्स के रूप में। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल
सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। अब आप ये मत समझिए ज़मीन में हम कितने भी गहराई पर पेड़ पौधे लगाते जाकर के ग्रोथ करेंगे, नहीं ग्रोथ करेंगे। कुछ ही सेंटीमीटर तक खेत की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, उसके बाद बेकार मिट्टी आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपका खेत की जुताई होती है, तो बच्चों जाना आप खेत में जाना तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 इंच गहराई तक जुताई मिलेगी। इससे ज़्यादा गहराई जुताई नहीं होती। ज़्यादा गहरी जुताई अगर कर दी जाएगी तो उसमें फसल कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए कम गहराई तक जो सॉइल होती है उसकी एक निश्चित गहराई तक टॉप लेयर जो होती है वहीं पर तक पाई जाती है। आप ऐसा नहीं कि गहराई तक बोते चले जाओ, फसल उत्पन्न होती चली जाएगी। और वहीं तक क्या होता है, उसी को सॉइल कहते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, आफ्टर दैट वो आपका मिट्टी बन जाती है, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। और जो टॉप लेयर होती है उसी में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और वही न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारी फसल को मजबूत करते हैं, ग्रोथ करते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब ये फसल उगाने के लिए हमें उस सॉइल को, उस मिट्टी को क्या करना पड़ेगा, उस सॉइल को हमें लूजन करना पड़ेगा। और अब लूजन कैसे करता, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अब क्या होता है, जैसे कि टिलिंग का मीन्स खुदाई करना, आप फावड़ा से खुदाई कर सकते हो, आप खुरपी से खुदाई कर सकते हो, इसे टिलिंग कहते हैं, ठीक है ना। या फिर खेतों में जो नराई गुड़ाई होती है ना, उसे टिलिंग कहते हैं। और प्लोइंग और जुताई करना, इससे क्या होता है, मिट्टी भुरभुरी होती है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। ये जुताई के जरिए से होता है। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। और जो प्लोज मीन्स हल होते हैं वो किससे बनते हैं, लकड़ी से और लोहे से बनते हैं। नीचे बच्चों आपको देखने को मिलेंगे हल किस प्रकार से होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी आपकी बहुत सूखी है तो हमें क्या करना पड़ता है, इरीगेट करना पड़ता है। तो वहाँ पर उसे हमें पहले वाटरिंग करना पड़ता है, मीन्स इरीगेट, सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई करने के बाद वो मिट्टी कैसी हो जाती है, गीली, नम हो जाती है। और नम होने के बाद उसकी हम प्लोइंग मीन्स जुताई करते हैं। और अगर हमने सूखी जुताई कर दी तो उसमें क्या होता है, क्रम्स पैदा हो जाते हैं। क्रम्स मीन्स डेले या फिर टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े पैदा हो जाते हैं। वो बड़े बड़े टुकड़े हमें फोड़ने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसलिए हम उसे वाटरिंग करते हैं। वाटरिंग के बाद जो लैंड है, जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने के बाद अच्छे तरीके से फ्लो हो जाती है और इसमें क्रम्स कम बनते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लैंक। और प्लैंक के ज़रिए से क्या होता है, इन्हें हमें फोड़ना पड़ता है। प्लैंक जानते हो बच्चों किसे कहते हैं, जैसे कि खेत की जुताई होने के बाद उसमें जो पाटा चलाया जाता है, जिसे पटेला कहते हैं, ठीक है ना। वो जो पाटा चलाया जाता है बच्चों, वही प्लैंक होता है। उससे जो क्रम्स होते हैं उन्हें फोड़ दिया जाता है। द फील्ड इज़ लेबल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पज। और इसे इसलिए भी लेबल किया जाता है ताकि इसकी सिंचाई अच्छी तरीके से हो सके। किससे, हम कोई भी बीज बोने के बाद लेबलिंग बीज को दबाने के लिए भी करते हैं। और इसलिए भी प्लैंक को चलाया जाता है ताकि उसमें इरीगेशन में सिंचाई अच्छी तरीके से हो जाए। द लेबलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेबलर। और कई बार क्या होता है, मिट्टी की लेबलिंग करने, खेत की लेबलिंग करने के लिए लेबलर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हर समय लेबलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेबलिंग तब किया जाता है जब हमारा खेत ऊंचा नीचा हो जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार क्या होता है, कुछ किसान क्या करते हैं, जैसे कि टिलिंग मीन्स जुताई करने से पहले ही उसमें मैन्योर डाल देते हैं, मीन्स उसमें खाद वगैरह डाल देते हैं, घूरा डालते हैं। घूरा तो आपने देखा ही होगा ना। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ नेचर विद सॉइल, मैन्योर विद सॉइल। और ये क्यों होता है, द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग। क्या होता है कि मिट्टी में मैन्योर पहले मिलाने का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बच्चों ले लीजिएगा, जैसे कि आप दूध पीते हो ना, तो उसमें शुगर पहले डालते हो या जब पीने चलते हो तभी शुगर डालते हो। तो पहले आप शुगर डालते हो, उसे आप घोलते हो, घोल बनाते हो, शुगर को घोल देते हो, उसके बाद पीते हो तो मीठा लगता है। कई बार क्या है, जैसे कि आपने चीनी डाली, दूध पीना शुरू कर दिया। अब जब आप दूध पीना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, जो शुगर उसमें मिल्क में पड़ी हुई वो शुगर नीचे आपको बैठी मिलेगी, है ना, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसी तरीके से मैन्योर को खेत में पहले डाल दिया जाता है, उसके बाद उसकी टिलिंग की जाती है। और टिलिंग करने से क्या होता है, वो मिक्सिंग हो जाता है। जो मैन्योर उसमें डाला गया है, जो घूरा डाला गया है, उसमें मिक्स हो जाता है सॉइल में। और जब सॉइल में मिक्स हो जाता है तो फसल को ताकत देता है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इसके कौन कौन से इम्प्लीमेंट जो कि हमें ध्यान में रखने, बिफोर सोइंग द सीड्स
हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे जब भी हम खेत में किसी प्रकार की कोई भी फसल बोने चलते, कोई बीज डालते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द सीज ऑफ ग्रेन्स टू द गेट बेटर यील्ड। हमें अच्छी वैरायटी पाने के लिए, मीन्स अच्छी उपज पाने, यील्ड मीन्स होता है वैरायटी, उपज। हमें अच्छी उपज पानी है अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स, मीन्स उस फसल के आधार पे हमें उचित जुताई उसकी करनी पड़ेगी, और जुताई जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी फसल पैदा होगी, अच्छी उपज हमें मिलेगी। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये जो उसकी ब्रेकिंग सॉइल होता है, मीन्स जो जैसे हम प्लोइंग कहते हैं, मीन्स ज़मीन को टिलिंग करना, खुदाई करना, जुताई करना, वो कई टूल्स से होते हैं, उनसे हम इसकी जुताई करते हैं। नीचे बच्चों आपको देखने को मिल रहे होंगे। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। इसकी हम जुताई किससे करते हैं, प्लो से मीन्स हल से, हो मीन्स एक और प्रकार का हल होता है। देखो बच्चों यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये वाला जो है ये आपका हो है, और कल्टीवेटर जो आपके ट्रैक्टर से चलाया जाता है और बैलों से भी चलाया जाता है, तो इसे प्लो करते हैं। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स। और जो आपको यहाँ पर जो ये जो किसान जो जुताई कर रहा है बच्चों, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, कोई आज नया नहीं है। तो आज तो इसे हमने धीरे धीरे ख़त्म करते चले जा रहे हैं बच्चों। तो पहले क्या होता था, एंशिएंट टाइम से हम इसी का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, और हम क्या करते हैं, फसल में फर्टिलाइजर मीन्स उन सभी उर्वरक चीज़ों का हम इस्तेमाल करते ताकि हमारी फसल अच्छी हो। रिमूविंग द वीड्स, उसमें विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, घास, खरपतवार वगैरह जो होता है उन्हें नष्ट करने के लिए भी हम टिलिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, और हम सॉइल को स्क्रैप करते हैं, मीन्स उसे इसलिए उसकी जुताई करते हैं, स्क्रैप करते हैं ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाए, उसमें नाइट्रोजन पैदा हो जाए। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस, कैमल्स एट्सेट्रा। अब जैसे कि ये पुराने समय का है, जिस समय घोड़ों से, ऊँटों से और बुल्स मीन्स बैलों से, ऑक्सेस से क्या करते थे, खेती को किया जाता था। पेयर ऑफ बुल, एक जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 2 बैल हैं और इसमें एक बीम है, मीन्स जिसे गांव में जुआ कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक ये यहाँ पर है प्लोसेप्ट है, प्लोसेप्ट जो उसमें बांध करके, उसमें कस करके खींचा जाता है। और नीचे वाला जो है वो प्लोसेयर है, जिसमें स्टील की, लोहे की वो लगाई जाती है जिससे कि खेत की जुताई हो सके, ठीक है ना। खुरपी टाइप की लगाई जाती है जिससे खेत की जुताई हो सके। तो ये पुराने समय का रहा है और बुल्स से खींचते रहे हैं। आज की डेट में ये धीरे धीरे शायद 1-2 जगह रह गया हो, ना तो सभी जगह ख़त्म हो गया। आज की डेट में हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे थे। इंडिजीनियस वुडन प्लो इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउअडेज। अब क्या है कि पुराने ज़माने का जो हमारे पास इंडिजीनियस मीन्स पुराने ज़माने का हमारे पास जो हल था, या फिर हम जिसे कह सकते हैं स्वदेशी, अपने देश का बना हुआ, अपने घर का बना हुआ जो हल था, उसे हटा करके अब हमने किसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, अब हमने आयरन मीन्स लोहे के हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। और लोहे के हल को हम क्या कहते हैं, हो कहते हैं। इट इज़ अ सिंपल टूल, ये भी एक बहुत साधारण सा टूल है किसी खेत को जुताई करने के लिए। विच इज़ यूज टू रिमूविंग वीड्स, विभिन्न प्रकार की जो खरपतवार हो जाता है उसे नष्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लूजनिंग द सॉइल, मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, इसमें भी इसकी तरीके से एक लंबी सी लकड़ी लगी होती है और इसमें लोहा लगा होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स। देखिए लास्ट में इसे फिक्स किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये ना, ये वाला जो है ये हल है, इसमें ये सब स्टील का है पूरा इंतज़ाम। तो ये इस तरीके से वर्क लाइक अ ब्लेड, और ये ब्लेड के रूप में कार्य करता है, ज़मीन को खोदने का कार्य करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसे जानवरों के द्वारा खींचा जाता है। बच्चों आपको पता होगा जो मिट्टी फेंकने का कार्य करता है, एक तरफ जो ऊपर वाला हल है वो दोनों तरफ मिट्टी फेंकता है, लेकिन ये जो है आपका हो है वो एक तरफ मिट्टी फेंकता है। तो ये इस तरीके से जैसे हम
ये आपका हो कहलाता है, ठीक है ना। और अब आगे बात करते कल्टीवेटर की। अब तो हम लोग आजकल मोस्टली क्या है कि खेतों की जुताई है वो कल्टीवेटर से मीन्स ट्रैक्टर से कर रहे हैं, और इसमें कई खुरपी वाला कल्टीवेटर मीन्स हल लगा होता है, जो जिससे लेबर की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है, और बहुत कम समय में बहुत ढेर सारा काम कर लेते हैं। आगे बच्चों हम बात करते हैं सोइंग की। सोइंग का मतलब होता है बुवाई करना। अच्छा बच्चों, आपने बुवाई भी देखी होगी, बुवाई क्यों की जाती है, बुवाई कैसे की जाती है, और अच्छी क्वालिटी क्या तरीका है बुवाई करने का। अक्सर का फार्मर्स क्या करते हैं, अपने खेतों में बुवाई करने के लिए हल का इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो एक रो में अच्छी बुवाई हो जाती है, जिससे कि हेल्दी सीड्स। और हेल्दी सीड कैसे पता लगे बच्चों, हेल्दी सीड जैसे कि हम लोग मोस्टली हाइब्रिड बीज परचेज करते हैं। हाइब्रिड बीज जो होते हैं वो गुड यील्डिंग होती है, मीन्स हाई यील्डिंग होती है, उसमें उपज अच्छी होती है, इसलिए हेल्दी सीड्स को हमें अपने खेतों में बोना चाहिए। गुड वैरायटी सीड्स को हमें अपने खेतों में बोना चाहिए, किसान यही करते हैं। अब चलिए यहाँ पर पहली यहाँ पर कहती है, वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन द वेजल। एक दिन वो कहती है कि मैंने अपनी माँ को देखा, उन्होंने क्या किया, किसी बर्तन में उन्होंने चने के दाने डाल दिए, एंड पॉर सम वाटर ऑन देम, और उसमें थोड़ा पानी डाल दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद देखा, सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, कुछ जो बीज थे वो ऊपर तैर करके आ गए। आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो दाना है, बीज है, ये ऊपर तैर करके क्यों आ गया। चलिए इसे भी जानते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर ये एक्टिविटी दी है बच्चों, एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आपके यहाँ जो भी कभी फसल बोई जाती है तो अपने पेरेंट्स से आप बोलिएगा कि गुड क्वालिटी सीड कैसे पता करें। गुड क्वालिटी सीड को पता करने के लिए हमें पानी में डालना पड़ेगा, और जितने हेल्दी सीड होंगे वो नीचे रह जाएंगे, जितने भी खाली या फिर जो बेकार से सीड होंगे वो ऊपर निकल करके ऊपर तैर जाएंगे। तो हमें ये करना है। इसी तरीके का अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि खेत में जब आप हेल्दी सीड को बोएंगे तो आपकी क्रॉप भी कैसी होगी, हेल्दी क्रॉप होगी। तो आपको पूरा खर्चा भी करना पड़ेगा, क्रॉप आपने सोइंग भी किया है, सीड भी सो किया है, टिलिंग भी किया है, और सारा काम करेंगे, लेकिन अच्छी फसल नहीं मिल पाएगी। अच्छी फसल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्दी सीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बच्चों हेल्दी सीड कैसे निकालेंगे, हेल्दी सीड ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपके सीड्स मीन्स बीज आता है उस बीज को आप किसी बड़े बर्तन में डाल दें, उसमें पानी डाल दें, जितना हल्का दाना मीन्स जो अनफर्टाइल या फिर अनहेल्दी सीड होगा वो ऊपर आ जाएगा, वो अनहेल्दी सीड को आप निकाल करके अलग बाहर रख दें, और हेल्दी सीड होगा वो नीचे रह जाएगा। उसमें से पानी निकाल करके दाने को सुखाना नहीं है, और इसी प्रकार से गीले दाने को आपको खेत में बो देना, क्योंकि सुखा देंगे तो बेकार हो जाएगा। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज ऑफ लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। तो इनमें से जो डूब जाते हैं वो हैवियर होते हैं, मीन्स हेल्दी होते हैं, जो ऊपर रहते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, उन्हें नहीं बोना चाहिए, और डैमेज सीड्स होते हैं। बिकम हॉलो, और वो अंदर से हॉलो मीन्स खाली होते हैं, पोला होते हैं, एंड आर दस लाइटर, इसी वजह से हल्के हो जाते हैं। दे फ्लोट ऑन वाटर, इसी वजह से वो पानी में तैरते रहते हैं। इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं घर पे। ये हेल्दी सीड को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है, और इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरीके से सीड्स को सो किया जाता है, मीन्स बोया जाता है। देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल टूल है, मीन्स परंपरागत, पुराने ज़माने में इसी तरीके से खेत की बुआई हुआ करती है। देखिए यहाँ पर फनल लगा हुआ है। अब चूंकि आज की डेट में तो हम लोग क्या करते हैं, दाने को लिया और खेत में बिखेर दिया और ऊपर से कल्टीवेटर चलवा दिया। अब कोई भी टिलिंग इस तरीके से नहीं करता, और क्यारियों में कोई भी अनाज को नहीं बोता है। पहले क्यारियों में बोया जाता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो सीधा पहले रो में बोया जाता था, अब रो में नहीं बोया जाता है। अब तो सीधा हमने बिखेर दिया खेत में और ऊपर से हल चला दिया और बस सीड अपने आप उगाया। आधा कुछ सीड उसमें मारा भी जाता है क्योंकि वो ऊपर रह जाता था। सीड्स आर फिल्ड इनटू अ फनल पास्ड थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसके ज़रिए से ये जो किसान है, किसान का दूसरा भाई कह लो या बेटा कह लो, कोई वो बीज डाल रहा है, और ये यहाँ पर जो लाइन खींचता जा रहा है हल से, उस लाइन के पीछे पीछे ये दाना गिरता चला जा रहा है। इस तरीके से ये इसकी बुवाई हो रही है। आगे बच्चों चलते हैं। सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल का मतलब होता है जो किसी भी दाने को या फिर किसी भी
अनाज को बोने वाली जो सीड मीन्स जो आपका बीज होता है उसे बोने वाली मशीन, बीज को बोने वाली मशीन आपने बच्चों देखी होगी। ये जैसे सीड ड्रिल तो नहीं है यहाँ पर जो दे रहे हैं, ये तो सिर्फ कल्टीवेटर है, ठीक है ना। सीड ड्रिल जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें प्रत्येक जितनी जहाँ पर खुरपी होती है, खुरपी के पास में पाइप लगा होता है और ऊपर गेहूँ भर दिया जाता है, धीरे धीरे गेहूँ नीचे की तरफ चलता रहता है। यहाँ पर फिगर गलत दिया हुआ है। सीड ड्रिल आप देखना चाहते हो तो अपने नेट पे देख सकते हैं, वो अच्छी सीड ड्रिल आपको दिखाई दे जाएगी। नाउअडेज द सीड ड्रिल is used for sowing with the help of tractors. This tool sows the seeds uniformly at proper distances. इससे क्या होता है, जो सीड ड्रिल होती है उससे एक तरीके से यूनिफॉर्मी से समानता, इससे क्या होता है कि फसल में समानता आ जाती है। जो भी बीज हम बोते हैं वो समान तरीके से एक निश्चित दूरी पर पड़ते हैं और गहराई पर जाते हैं, और इससे क्या होता है, जो बीज होता है वो अच्छा कवर करता है और अच्छा उगता भी है और अच्छी बुवाई भी होती है और अच्छी मिट्टी में भी पहुंच जाता है। और इसकी वजह से कई प्रकार जो चिड़ियाँ होती हैं, चिड़िया दाना चुग जाती है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, बीज को बिखेर दिया और ऊपर से जुताई कर दी तो कई बार दाने ऊपर रह जाते तो वो चिड़िया चुग जाती है, उससे भी बचता है। सोइंग बाई यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। इससे हमारी लेबर मीन्स मेहनत भी बचती है और हमारा दाना भी बचता है। अब यहाँ पर पूछो कहता है, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। मैंने देखा कि वहाँ पर क्या, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। वहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया, अपने बैग में छोटे छोटे बैग से उनमें प्लांट लगे हुए हैं। तो वो क्यों है, ऐसे क्यों रखा गया है? तो वहाँ पर जो पहेली है वो जवाब देती है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, वो उन पौधों को उखाड़ करके बैग में क्यों रख रहे हैं, वो क्यों लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहेली बताती है, जैसे कि हमारा धान की खेती होती है, वो पहले क्या होता है, नर्सरी में उन्हें उगाया जाता है और जब वो उग करके बड़े हो जाते हैं तब उन्हें वहाँ से निकाल लिया जाता है। वैन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स। जब वो प्लांट थोड़े बड़े हो जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड, और उन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, मीन्स स्थानांतरण कर दिया जाता है, मीन्स वहाँ से निकाल करके, नर्सरी से निकाल करके खेत में उन्हें प्लांटेड कर दिया जाता है। और इसे क्या किया, आज की डेट में अभी तो लगातार मैनुअली प्लांटिंग हो रही है, अभी मशीन इसकी नहीं आई है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। और अधिकतर जैसे क्या होता है कि हम लोग जो अपना बगीचा बनाते हैं, बगीचा लगाने के लिए हमें प्लांटेशन ही करना पड़ता है बच्चों। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। और जब हम किसी जो सीड ड्रिल होती है उस मशीन से जब हम बीज को बोते हैं तो उससे घना भी नहीं होता, हमारी फसल घनी नहीं होती। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट प्रॉपर सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इससे क्या होता है, हमारी जितनी भी फसल होती है उसे उचित मात्रा में सनलाइट भी मिलता है, उचित मात्रा में से न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व भी मिलते हैं, उससे उचित मात्रा में उसे वाटर भी मिलता है और सारी चीज़ों से उचित मात्रा में मिल जाए। समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कई बार क्या होता है, जैसे ज़्यादा अगर घनी फसल हो जाती है तो उसमें से रिमूव कर दिया जाता है, मीन्स प्लांट्स को ख़त्म कर दिया, मीन्स उखाड़ दिया जाता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब बच्चों यहाँ पर हमें किस तरीके से हमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है, मैन्योर को ऐड करना है। जो भी फसल हम पैदा करते हैं उसमें हमें मैन्योर लगाना पड़ता है, मीन्स हम उसमें खाद घूरा लगाते हैं, घूरा डालते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्वों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैन्योर लगाना पड़ता है, फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है। और इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि उनके बिना खेती हमारी अच्छी नहीं होगी, उसके बिना हमारी जो फसल है वो मजबूत नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प चुनते हैं। क्या विकल्प, सब्सटेंस मीन्स विकल्प होता है, क्या विकल्प चुनते हैं, जैसे कि हमने मैन्योर डाल दिया, फर्टिलाइज़र डाल दिया, ये सभी चीज़ें डालते हैं, ठीक है ना बच्चों। और द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इससे क्या होता है, हमारे पेड़ पौधे, हमारी फसल मजबूत होती है, हेल्दी होती है, स्वस्थ होती है, और ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र की मदद से होती है। यहाँ पर देखिएगा,
पूछो ने फिर पूछा, आई सा हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, मैंने एक खेत में देखा उसमें फसल बहुत अच्छी थी। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, और उसी के पड़ोस में देखा कि उसके पौधे बहुत कमज़ोर थे। अब बच्चों ये भी आप देखते होंगे ऐसा होता है। द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स आर वीक ग्रो बेटर देन अदर्स। अब वहाँ पर वो प्लांट वीक क्यों थे, कमज़ोर क्यों थे बच्चों? इसलिए कमज़ोर थे क्योंकि उन्हें प्रॉपर मैन्योर या फर्टिलाइज़र नहीं दिया गया, उन्हें उचित मात्रा में उर्वरक नहीं दिया गया। इसलिए सॉइल सप्लाईज मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द टू द क्रॉप, और जो सॉइल मीन्स मिट्टी होती है वो क्या करती है, सभी पेड़ पौधों को उचित मात्रा में मिनरल सप्लाई करती है, ये सॉइल का काम होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और यही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो क्रॉप होती है उसकी उपज के लिए, या यूँ कहें कि उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए बहुत ही एसेंशियल मीन्स आवश्यक होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, और कुछ क्षेत्रों में क्या है कि एक के बाद दूसरी फसल, दूसरी बाद तीसरी फसल, कई फसलें लोग पैदा करते हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए बच्चों बहुत फसलें हमारी एक खेत में पैदा हो जाती हैं। इसलिए हमें आज की डेट में मैन्योर की और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ रही है। वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि जब एक फसल करते थे तो तब तक जो मिट्टी होती थी वो रिचार्ज हो जाती थी, अब रिचार्ज नहीं हो पा रही, इसलिए हमें फर्टिलाइज़र की इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं हम, तो बच्चों आपको समझ में आया कि न्यूट्रिएंट्स क्यों लगाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारी क्रॉप जो है वो हेल्दी हो सके, ठीक है ना। और कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे कि हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स लगा दिए, क्या होता है, नाइट्रोजन वगैरह ये सभी चीज़ों की धीरे धीरे हमारी ज़मीन में कमी होती रहती है। क्यों कमी होती रहती है? क्योंकि हम उनमें जब लगातार फसलें पैदा करते रहते हैं तो न्यूट्रिएंट्स विहीन हो जाती, मीन्स उसमें जो खनिज जो लवण पोषक तत्व हैं ज़मीन के वो ख़त्म हो जाते। इसलिए हमें फर्टिलाइज़र मीन्स उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है, मैन्योर का इस्तेमाल करना पड़ता है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स, इसीलिए किसान को क्या ज़रूरत पड़ती है, मैन्योर की ज़रूरत पड़ती है अपने खेतों में, रेप्लिस टू द सॉइल, जिससे क्या होता है मिट्टी, रेप्लिस मीन्स पुनः तरोताज़ा, या फिर यूँ कहें कि पुनः उसमें उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसलिए रिप्लेनिश करने के लिए, सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए हम न्यूट्रिएंट्स को लगाते हैं, उसमें उर्वरक डालते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, इसी को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं, मीन्स उर्वरक क्षमता बढ़ाना खेती की। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स, अगर हमने सही तरीके से मैन्योरिंग नहीं किया है, उसमें खनिज लवण नहीं डाले हैं, उसमें उर्वरक क्षमता नहीं बढ़ाई है, तो हमारी फसल कमज़ोर हो जाएगी। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है आपका, जैसे कि एक तो हमारे पास जो हम फर्टिलाइज़र लगाते हैं वो इनऑर्गेनिक हो गई, और ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक खाद। तो हम जो अपने खेतों में अपने घर से निकाला हुआ जो हमारी गाय भैंस बैल, इनके जो एब्जॉर्प्शन होता है उससे जो घूरा बनता है जिसे हम मैन्योर कहते हैं, वो हमारे खेतों में लगाया जाता है। इससे क्या होता है, जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी खेती ऑर्गेनिक कहलाती है, जिसे हम जैविक खेती भी कहते हैं। और आज की डेट में बच्चों आपको पता होगा जैविक खेती की और जैविक पेड़ पौधों की और जैविक फसल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कई प्रकार की बीमारियां नहीं पाई जाती, कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। बच्चों आज की डेट में जैसे कोरोना चल रहा है, तो हमें अपने शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल है उसका यूज़ करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, मैं अभी बता चुका ना। हमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ से प्राप्त होता है, ये सभी चीज़ें हमें विकल्प कहाँ से मिलता है, जो हमारे खेतों में जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं वो सड़ जाते हैं उनसे मिलता है, और जो हमारे घर पे जानवर होते हैं उनके वेस्ट जो मटेरियल होता है उससे हम, और हमारे घर पे जैसे जो सब्जी वगैरह छीलते हैं उसके पीलिंग से वेस्ट में उससे डिकम्पोजिशन होता है, वो भी तैयार करते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम अपने खेतों में एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में उन सभी चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, उसमें सड़ाते हैं, और सड़ाने से क्या होता है, मैन्योर मीन्स घूरा बनता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये जो डिकम्पोजिशन मीन्स जो सड़ान होती है वो किसकी जरिए से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उनकी वजह से ये जो
पेड़ पौधे और वेस्ट मटेरियल जानवरों का जो होता है ये सब सड़ जाता है, और सड़ने के बाद वो डिकम्पोज जिसे हो जाता है, डिकम्पोज होने के बाद फिर वो घूरे के रूप में ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाता है, मीन्स घूरा बन जाता है जिसे हम कह सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। तो आपने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा, समझा होगा, सीखा होगा, मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। चलिए बच्चों, हम एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमें एक्टिविटी करनी है। देखो बच्चों, बिना एक्टिविटी के मैं समझता हूँ कि आपको कोई भी कार्य समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, चने या मूंग के कुछ बीज लेने हैं, और क्या करना है, हमें कुछ इक्वल सीडलिंग मीन्स हमें जो जिनमें क्या हुआ है हमने उन्हें पानी में फुला दिया है, फुलाने के बाद हमें उन्हें क्या करना है, सो करना है। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस, हमें 3 खाली ग्लास लेने हैं। सिमिलर वेजल्स और बराबर मात्रा में होने चाहिए। मार्क दैम ABC, और तीनों पे ABC लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 2 गर्ल्स आर मेकिंग प्रैक्टिकल ऑफ दैट। 2 ग्लास A एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल, एक ग्लास A में हमें क्या करना, थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, और क्या करना है, मिक्स्ड विद अ लिटिल काउडंग मैन्योर, और उसमें काउडंग मैन्योर मीन्स उसमें गाय या भैंस का जिसका भी है उसका घूरा डालना है। इन ग्लास भी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, और वही मिट्टी हमें उसमें डालनी है दूसरे भी ग्लास में। मिक्स विद अ लिटिल यूरिया, उसमें हमें क्या डालना है, थोड़ी सी यूरिया डालनी है। यूरिया तो आप समझते होंगे, जो हमारे खेतों में गेहूँ वगैरह में लगाई जाती है उसे यूरिया कहते हैं, सफ़ेद दाना होता है उसका, ठीक है बच्चों। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C, और उसी तरीके से हमें क्या करना है, ग्लास C में एडिंग एनीथिंग, कुछ भी डाल दीजिएगा उनमें, कुछ भी। नाउ फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास, और तीनों ग्लासेस में बराबर पानी की मात्रा डाल दो, और क्या करें, वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम, और उसके बाद सभी तीनों ग्लासेस में हमें क्या करना है, वो जो हमने बीज फुलाए थे, दाने फुलाए थे या मूंग के या चने के, वो हमें उसमें क्या करना है, प्लांट करना, मीन्स दबाना है, गाड़ना है, ठीक है ना। कीप देम इन अ सेफ प्लेस, और उसके बाद उन्हें जाकर के एक सुरक्षित स्थान पर रख देना है। एंड वाटर देम डेली, और उन्हें इतना ज़्यादा हमारा पानी नहीं भरना है, इतना पानी भरना है जो कि वो सूख न जाए, मतलब उनमें नमी बनी रहे, इतना इतना उनमें पानी पर डे लगाते रहना है। और 7 to 10 डेज बाद आप देखेंगे वो ग्रोथ हो चुकी होगी, मीन्स उग चुके होंगे, इस तरीके से उगे होंगे। अब देखिए A वाला, B वाला, C वाला। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, A वाले में क्या डाला था हमने, काउडंग डाला था। A वाले में हमने काउडंग मैन्योर डाला था, B वाले में हमने यूरिया डाली थी, C वाले में मैंने कुछ नहीं डाला था। अब यहाँ पर देखेंगे हम, डिड द प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स इन द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या सभी जो 3 ग्लास हमने तैयार किए थे उनमें तीनों में बराबर गति से सभी पौधे बढ़ रहे हैं क्या। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किस ग्लास में सबसे तीव्र गति से ग्रोथ हो रही है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, किस ग्लास में और सबसे ज़्यादा तीव्र गति से ग्रोथ हो रही है, मीन्स बढ़ोतरी हो रही है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जैसे जो फर्टिलाइजर वाला बीज आपने देखा, जो बीज वाला ग्लास है B नंबर का, B नंबर ग्लास में जो पौधे हो गए बहुत तीव्रता से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजर होता है हमारा, जो उर्वरक होता है, उसमें एक सबसे केमिकल सब्सटेंस माना जाता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो बहुत जल्दी फसल को बड़ा कर देते हैं, क्योंकि उसमें उर्वरक क्षमता ज़्यादा होती है। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, मैन्योर से हटके क्यों है, क्योंकि मैन्योर धीरे धीरे ग्रोथ करता है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स जो है वो फैक्ट्रीज में इनका उत्पादन किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट हो गया, अमोनियम हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हो गया। ये हम अपने खेतों में लगाते हैं बच्चों, सभी खादें। तो ये सभी खादें कहाँ, ये फैक्ट्रीज़ में तैयार होती हैं। फैक्ट्रीज़ में विभिन्न प्रकार की फर्टिलाइजर क्षमता वाली ये केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तब हमारे लिए तैयार की जाती है फसलों के लिए। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब आज की डेट में फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इनऑर्गेनिक खेती ज़्यादा करें, क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्या होता है, जल्दी फसल भी हो जाती है और फसल ज़्यादा भी होती है। ऑर्गेनिक फसल कम होती है, ग्रोथ कम होती है, इसलिए किसानों ने छोड़ दिया उसे। जैसे व्हीट है, पैडी है, मेज़ है, एटसेट्रा, जो भी फसलें होती हैं उन सभी में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आज की डेट में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों।
बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन ज़्यादा प्रयोग करने से हमारी जो फर्टाइल मीन्स जो मिट्टी की जो फर्टाइलिटी मीन्स उपजाऊपन होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और इसकी वजह से क्या है कि वाटर पॉल्यूशन मीन्स पानी में जब ये जो खाद है और ये उर्वरक है जब पानी में चली जाती है नदी में बह करके, तो निश्चित रूप से वाटर को पॉल्यूटेड करती है, मीन्स उससे पानी प्रदूषित हो जाता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हमें अपनी जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊपन को मजबूत रखने के लिए, उसे लगातार मेंटेन रखने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी ऑर्गेनिक मैन्योर का भी इस्तेमाल करना चाहिए, मीन्स जैविक खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लगभग 2 फसलों के लिए उस खेत को अनकल्टिवेटेड छोड़ दें, मीन्स फैलो लैंड छोड़ दें, मीन्स उसे कुछ समय के लिए उस ज़मीन पर कोई फसल ना उगाएं। अगर हम कुछ समय के लिए फसल नहीं उगाएंगे तो उसमें जो मिनरल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, जो फर्टिलिटी उसकी उपजाऊपन है वो बढ़ जाएगा, उसके बाद हम इसमें फसल करें। लेकिन आज की डेट में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, कौन छोड़ना चाहता है। आप 2 साल के लिए छोड़ने की बात करो, 2 फसलों को छोड़ने की बात करो, तो लोग यहाँ पर 1 फसल तक के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं। इम्पॉसिबल है, इतनी बड़ी जनसंख्या में, इतनी ज़्यादा जनसंख्या में ज़मीन को छोड़ना बहुत मुश्किल का काम है। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, इससे क्या होता है, जब हम मैन्योर का इस्तेमाल बच्चों करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी फसल अच्छी होती है, और जो फसल हमारी अच्छी होती है वही फसल हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या होता है, और एनोदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप। और क्या होता है, इसके साथ साथ हम अपनी ज़मीन को रिप्लेनिश करने के लिए, मीन्स उसे पुनः उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉप रोटेशन बच्चों क्या होता है, फसल चक्र। फसल चक्र का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कभी खेत में ये फसल बो दी, कभी दूसरी फसल बो दी, तो फसल चक्र बहुत ज़रूरी होता है। फसल चक्र से क्या होता है बच्चों, फसल चक्र से हमारी फसलें अच्छी होती हैं, अच्छी पैदावार होती है, और जब बदल बदल के उसी खेत में फसल होती रहती है तो वो खेत भी, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ती रहती है। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेगम्स, और जो पुराने ज़माने के जो किसान होते थे वो अपने खेतों में मोस्टली लेगम्स का जो फॉडर मीन्स चारे के रूप में, लेगम्स का एक प्रकार की फलियों वाली फसल होती है, उसका प्रयोग, उस फसल का उपजाते थे, मीन्स ग्रो करते थे इन 1 सीज़न एंड वीट इन द नेक्स्ट सीज़न। अगले सीज़न में, एक सीज़न में क्या लेगम्स मीन्स फलियों वाली फसल उगाते थे, अगली सीज़न में वीट उगाते थे, क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी और खेती बहुत ज़्यादा थी, तो इस तरीके से उनके क्या होता था, फर्टिलिटी बढ़ जाती थी। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे क्या होता है, इससे नाइट्रोजन का भी बढ़ता है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। आज की डेट में किसानों को इस प्रकार की पद्धति अपनाने के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो अपने खेतों में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाएं, एक ही फसल को ना उगाएं, जिससे कि उनके खेतों में फर्टिलिटी बढ़ी रहे। इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा बच्चों, यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या होता है, हमारी ज़मीन में पाया जाता है, ठीक है ना बच्चों। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो एक नाइट्रोजन उत्पन्न करता है हमारी ज़मीन में, और वो राइजोबियम बैक्टीरिया हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन उत्पन्न करता है। लगातार हम अगर फसलें नाइट्रोजन वाली, जो नाइट्रोजन की ज़्यादा इस्तेमाल यूज़ करती है जो फसलें, अगर हम उन फसलों को बोते रहेंगे तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन पैदा करना कम कर देगा। दीज आर प्रेजेंट्स इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स। और जो रूट्स की जो नोड्यूल्स होती है, मीन्स जो तना होता है, जैसे कि आपने कुछ ऐसी फसलें होती है जैसे कि आपका हरी खाद का पौधा होता है, सनई हो गया, ढेंचा हो गया, आपका जो मूंगफली होती है, मूंगफली में भी गोली होती है, नाइट्रोजन की गोलियां होती हैं। मूंग की जो फसल होती है उसमें भी नाइट्रोजन की गोलियां होती हैं। जो तिलहन का पौधा होता है उसमें भी नाइट्रोजन की गोलियां होती हैं। इस प्रकार की जो गोलियां होती हैं वो हमें पौधे उगाने पड़ेंगे ताकि हमारे खेत की फर्टिलिटी बढ़ी रहे। दे
फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इससे क्या होता है कि हमारे जो खेत होते हैं, जो सॉइल होती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ी रहती है, और जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ी रहती है तो निश्चित रूप से उन खेतों में अच्छी फसल उत्पन्न होती है, और अच्छी फसल जब उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से हमें अच्छा यील्डिंग भी मिलता है, और इसलिए हमें फसल चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बचा हुआ हिस्सा देंगे इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।